भारत के इतिहास में एक दौर को गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। ये था गुप्त साम्राज्य का समय। एक ऐसा वक्त जब कला, विज्ञान, संस्कृति हर चीज अपने चरम पर थी। बड़े बड़े महान राजा हुए इस दौर में। पर सवाल यह है कि इसकी शुरुआत हुई कैसे? तो वो कौन था जिसने इतने बड़े, इतने शानदार साम्राज्य की कह सकते हैं पहली ईंट रखी? कौन था वो जिसने इतिहास के इस सुनहरे पन्ने की कहानी लिखनी शुरू की? इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे नाम से जो इतिहास की किताबों में अक्सर कहीं छिप सा जाता है। और वो नाम है श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक। भले ही ये नाम चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त जैसे महान राजाओं की तरह मशहूर न हो, लेकिन सच तो ये है कि उनके बिना ये साम्राज्य शायद होता ही नहीं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर श्रीगुप्त थे कौन और इतिहास में उनके बारे में क्या सबूत मिलते हैं। देखिए, ऐतिहासिक सबूतों को देखें तो पता चलता है कि श्रीगुप्त ने करीब 240 से 280 ईस्वी के आसपास आज का जो बिहार है यानी मगध, वहां पर राज किया। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये तारीखें पूरी तरह पक्की नहीं है, अनुमानित है। उन्होंने उपाधि ली थी महाराज की, और उनके बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे घटोत्कच। तो बस ये कुछ बेसिक जानकारी है जो उनके बारे में मिलती है। और मजे की बात यह है कि श्रीगुप्त के बारे में जो सबसे ठोस जानकारी हमें मिलती है वो भारत से नहीं बल्कि एक चीनी यात्री के लेखों से मिलती है, और वो भी उनके समय के लगभग 400 साल बाद भारत आया था। इस चीनी यात्री का नाम था इत्सिंग। उसने अपनी किताब में लिखा कि श्रीगुप्त ने चीन से आने वाले बौद्ध यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि उस मंदिर का खर्चा चलाने के लिए 24 गांव भी दान में दिए थे। 24 गांव, ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन यही दान हमें श्रीगुप्त के शासन के बारे में बहुत कुछ बताता है। जरा सोचिए, 24 गांवों का रेवेन्यू दान में दे देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब क्या निकलता है? सीधा मतलब है कि उनका अपने इलाके पर पूरा कंट्रोल था, एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत था, इकोनॉमी भी अच्छी खासी थी। और तो और ये भी पता चलता है कि वो दूसरे धर्मों का सम्मान करते थे और विदेशों से आने वाले यात्रियों से अच्छे रिश्ते बनाने में यकीन रखते थे। बस यहीं से इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस शुरू हो जाती है। क्या श्रीगुप्त एक आज़ाद, खुदमुख्तार राजा थे या फिर किसी बड़े साम्राज्य के तहत काम करने वाले एक छोटे शासक? ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि उस जमाने में महाराज की उपाधि असल में बड़े सम्राटों के अधीन काम करने वाले छोटे शासकों यानी सामंतों के लिए इस्तेमाल होती थी। तो हो सकता है कि वे उस वक्त के शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य के अधीन एक सामंत रहे हों। गुप्त वंश के अपने ही रिकॉर्ड्स में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है, मतलब पहला राजा। ये तो दिखाता है कि हाँ, वही वंश के संस्थापक थे। लेकिन साथ ही उनकी महाराज की उपाधि ये इशारा करती है कि वो शायद एक स्वतंत्र सम्राट नहीं बल्कि एक स्थानीय शासक थे। तो फिर श्रीगुप्त की असली विरासत क्या है? उनकी विरासत है एक बहुत बड़े साम्राज्य की वो पहली ईंट, जिस पर आगे चलकर एक शानदार इमारत खड़ी हुई। देखिए, ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। श्रीगुप्त ने नींव रखी, फिर उनके पोते चंद्रगुप्त प्रथम ने इस नींव को एक असली साम्राज्य में बदला और महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा की उपाधि ली। और फिर चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त ने तो इस साम्राज्य को पूरे भारत में फैला दिया। तो असल में श्रीगुप्त उस सुनहरे दौर की कहानी की पहली और सबसे जरूरी कड़ी थे। उनकी वो छोटी सी शुरुआत अगर ना होती तो शायद भारत का स्वर्ण युग कभी हकीकत ही नहीं बन पाता। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या महान चीजों की शुरुआत हमेशा भव्य ही होती है, या फिर इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां अक्सर एक छोटी और साधारण शुरुआत से ही जन्म लेती हैं?